नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। कुछ आप लोगों को पिछला हफ्ता जो है वो खाली बैठना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से, लेकिन फिर से हम आपके समक्ष जो है वो हाजिर हुए हैं और इस नए सेशन की हम शुरुआत पुनः करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है हिस्ट्री ऑन मैप में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके ऐतिहासिक बिंदुओं को न सिर्फ प्रकाशित करता हूं बल्कि उसके अलावा मैं आप लोगों को उनको प्रदर्शित भी करता हूं ऑन मैप, यानी मैप पे मैं दिखाता भी हूं। तो आज इसी क्रम में हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। आज हम प्रमुख जो बौद्ध स्थल हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज का टॉपिक सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज का टॉपिक क्या है? प्रमुख बौद्ध स्थल। ठीक है, आज का टॉपिक है प्रमुख प्रमुख बौद्ध स्थल। ठीक, प्रमुख बौद्ध स्थलों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट जो है उनके ऊपर डिस्कशन होगा। खास तौर से आज के इन बुद्धिस्ट साइट, इनको भी मैं कई अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके लूंगा, बुद्धिस्ट साइट्स को भी, जिसमें से आज जो प्रमुख स्थल के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं वो उन स्थलों को रिप्रेजेंट करेगा जो महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाएगा। और उसमें भी खास तौर से जहां जहां उन्होंने अपने ज्ञान को बांटा है, यानी उनकी जो यात्रा के जो प्रमुख स्थल हैं। जन्म लेने के समय तो कुछ जो चीजें हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके बाद प्रमुख रूप से जैसे उनको जब वो गृह त्याग उन्होंने किया, महाविनिष्क्रमण जब उनका हुआ, तो उसके पश्चात जो उनकी यात्रा हुई महापरिनिर्वाण तक, तो उन यात्रा में वो कहाँ कहाँ गए, इन सब चीजों पर आज का डिस्कशन रहेगा। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझ में आ गया है कि आज हम महात्मा बुद्ध की जो जीवन यात्रा है, उस वो यात्रा जिस भौगोलिक स्थानों पर उन्होंने करी है, वो यात्राओं के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम सारे धार्मिक जो रूढ़िवादिता हैं उनके कारण से सामाजिक कुरीतियां जो हैं वो व्यापित होनी शुरू हो जाती हैं। तब वहां पर रिलीजियस रिफॉर्म्स होने शुरू होते हैं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो धार्मिक सुधार आंदोलन हैं उनमें दो प्रमुख धर्मों का नाम आता है। एक नाम आता है आपका जैन धर्म का, ठीक है, एक नाम आपका किसका आता है? जैन धर्म का। और एक नाम आपका आता है बौद्ध धर्म का। ठीक, बौद्ध धर्म। ये दो नाम आते हैं आपके जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, ध्यान रखेंगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। धार्मिक सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जब आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक सुधार आंदोलनों को पढ़ेंगे, और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, ऐसे करके और भी हैं, वैष्णव हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो सबसे ज्यादा नाम आता है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आता है। इसमें से आज मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं। यहां ये भी जानकारी रखनी जरूरी है कि बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो जैनिज्म कॉन्सेप्ट से नया है, यानी जैनिज्म उससे ज्यादा पुराना है। तो हम जैनिज्म की बात करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं। और बुद्धिज्म डायरेक्टली कनेक्टेड है महात्मा बुद्ध से, ये सबको मालूम है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो जो ये महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ जो धर्म है, जो ये धर्म है, वास्तविक रूप से महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान है उसी पर आधारित है। तो मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर आपको कुछ चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत जल्दी ही आज हम इस लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं बिना किसी समय को गंवाए। तो महात्मा बुद्ध से ही शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये वो दिव्य पुरुष हैं जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में आप देखते हैं कि इनका जन्म हुआ। तो जब इनका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, तो जन्म कहां हुआ? आप सब लोगों को मालूम है, कपिल वस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो अब इन चीजों को हम यहाँ पे प्रदर्शित करना जो है वो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा ये डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो डायग्राम बन जाए, पहले मैप मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये इंडिया का हिस्सा है जो पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत को दिखाता है, और मैं इसको इधर से ऐसे जोड़ता हुआ मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं आपकी सिंधु रिवर होगी, और उसी सिंधु रिवर से ही मैंने थोड़ा सा ये इलाका बना दिया है। परंतु आप यहाँ से इसको नेपाल ओपाल वाला इलाका जो है सब ले लीजिएगा, इसमें डाउन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि
ठीक है, ये कुछ नदियां हैं इधर से निकल रही हैं, यहाँ से कहीं से आपको मालूम है कि गंगा नदी निकल रही होगी, और ये मान लेते हैं गंगा नदी गिर रही है इधर। ऐसे ही कहीं आपको यमुना का प्रवाह देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही कहीं आपको यहाँ से इस तरह से ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह देखने को मिल जाएगा। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने चीज़ें आपको बताई। ठीक है, यहाँ पर तमाम सारे लोकेशंस हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पर दूसरी भी नदियाँ जाती हैं, जैसे सतलज वगैरह है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा आगे चला गया। सिंधु नदी को अगर यहाँ लाऊं तो ये सतलज आपका जाकर के यहाँ पे जुड़ती है, और कई सारी नदियाँ आपको मालूम है कि पंच नदी यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये उभर का क्षेत्र है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर ये इंडिया का पूर्वी हिस्सा है। अब इसमें हम सबसे पहले आपको वो स्थान दिखाते हैं जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपको मालूम है कहाँ हुआ? भाई कपिलवस्तु में हुआ। ठीक है, तो नेपाल में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे आपका ये कपिलवस्तु है, कपिल वस्तु। ठीक है, ये कपिलवस्तु है। अब यही जो कपिलवस्तु आपको दिख रहा है, यही जो आपको कपिलवस्तु दिख रहा है, इसी कपिलवस्तु में लुम्बिनी, लुम्बिनी, ये लुम्बिनी स्थान है। इसी लुम्बिनी स्थान में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। और जब मैंने आप लोगों को बौद्ध कालीन जो गणराज्य बताए थे, तो उसमें एक शाक्य गणराज्य बताया था। तो यहीं पर शाक्य क्षत्रिय गणराज्य के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शुद्धोधन। तो आपको मालूम है कि जो पिता हैं इनके, वो पिता कौन है? पिता जो हैं वो शाक्य कुल के हैं, शाक्य गणराज्य के हैं। और शाक्य गणराज्य यहीं पर मैंने आप लोगों को कल या पिछले लेक्चर में बताया था। तो शाक्य कुल के राजा हैं, राजा का नाम क्या है? शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, और इनकी जो माता हैं आप सब लोगों को मालूम है, माता जो है वो कौन है? महामाया, या फिर इनको माया देवी के नाम से भी जाना जाता है, माया देवी। अब ये जो माया देवी हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो रामग्राम के कोलीय गणराज्य को मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था। तो यहीं पर ही मतलब आप जो कौशल राज्य जो है, कौशल राज्य आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ कौशल गणराज्य, मतलब कौशल राज्य। उसी कौशल गणराज्य में आप लोगों को मैंने रामग्राम के कोलीय दिखाए थे। कौन दिखाए थे? रामग्राम के, रामग्राम के कोलीय। अब ये कोलीय जो है गणराज्य हैं, और कोलीय गणराज्य मैंने आपको बताया था कि कौशल महाजनपद के अधीन आता था। तो महामाया जो है यही कोलीय गणराज्य की है, कोलीय गणराज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो आपको कोलीय गणराज्य के बारे में पता चल गया कि कोलीय गणराज्य कहां पर है। लोकेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो जब महामाया गर्भवती हुई और जब उनके बच्चे का जन्म होने का समय आया, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे जो है नैहर जाना है। नैहर मतलब अपने घर जाना है। ठीक है, यानी कि बुद्ध जो है उनका जो ननिहाल है वो, तो उनको अपने घर जाना है। तो उनका जो घर है वो देवदह में है। तो देवदह वहीं आपको कोलीगढ़ राज्य में ही देखने को मिलेगा, देवदह। ठीक, तो ये जो है अपने नैहर जाने का, नैहर का मतलब हो गया अपने घर जाने का प्रयास कर रही हैं जो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इनका जो देवदह वाला जो इलाका है, देवदह, सॉरी देवदह लिख किया, देवदह, देवदह इलाका जो है वहां पर वो जाकर जाने का प्रयास करते हैं। तो जब वो मार्ग में जा रही हैं, रास्ते में जा रही हैं, तो रास्ते में ही प्रसव पीड़ा से पीड़ित हैं, तेज हो गया है प्रसव का पीड़ा, और वो जो है लुम्बिनी ग्राम में मतलब थोड़ा सा ठहरती हैं, रुकती हैं। लुम्बिनी ग्राम जो है वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो जो सिद्धार्थनगर जिला है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मान लेते हैं मान लेते हैं आपका लुम्बिनी ग्राम यहीं कहीं उत्तर प्रदेश का इलाका है। और मैं आपको यहीं कहीं दिखा देता हूँ।
ठीक है, तो सिद्धार्थ नगर जो इलाका है, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर वर्तमान स्थिति है। और सिद्धार्थ नगर में वर्तमान में एक जगह है जिसको आधुनिक रूप से रुम्मनदेई कहा जाता है, रुम्मनदेई कहा जाता है। वहां पर जो है स्थित है ये आपका लुम्बिनी, और इसी लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जो है वो जन्म होता है। ठीक है, एक शाल वृक्ष है, शाल वृक्ष के नीचे उनका जन्म होता है। अब जब शाल वृक्ष के नीचे उनका जन्म होता है तो भाई ये जो जन्म का वर्ष है वो यही है, 563 ईसा पूर्व है। शाल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ है, साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ है। और महामाया ने इनको जन्म दिया है, इनके माता का नाम महामाया हो गया, तो आपको मालूम ही हो गया। अब इसी कारण, क्योंकि यहाँ इनका जन्म हुआ, शाल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ, इनका जो कुल है वो शाक्य कुल है, इसीलिए इनको जन्म के बाद शाक्य मुनि कहा गया। कुछ लोग इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। महामाया का कुछ ही दिन बाद जो है वो 7 दिन बाद जो है वो देहांत हो गया। तो इनकी महामाया की एक बहन थी जिनका नाम था गौतमी। ठीक है, ये गौतमी कौन है? ये इनकी माता हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ये जन्म देने वाली माता है, गौतमी जो है ये पालक माता है, लालन पालन करने वाली, पालन पोषण इन्होंने ही किया। ठीक है, तो जब इन्होंने पालन पोषण किया तो ये भी इनकी माता हुई, विमाता इनको कहा जा सकता है, विमाता। तो इनकी विमाता हैं, यानी कि दूसरी माँ है जिन्होंने इनको पाल पोस करके बड़ा किया है। और इन्हीं के नाम से ये शाक्य मुनि के अलावा गौतम भी कहलाए, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये गौतम कुल के थे या गौतम गोत्र के थे, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। बहरहाल इसकी मान्यता थोड़ी ज्यादा है कि गौतमी के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा। वैसे तो बहुत सारे नाम उनके हैं, अभी आगे भी कुछ नामों के डिस्कशन कर लेंगे। खैर, जन्म हुआ, माता की मृत्यु हुई, उसके पश्चात भी अगर देखा जाए तो ये काफी शांत स्वभाव के रहे। कहीं पर भी मन लगा करके बैठे रहते थे। पिता इस बात से बड़े दुखी रहे। वैसे भी तमाम सारे ब्राह्मण थे जिन्होंने इनकी घोषणा करी थी इनके जन्म के पश्चात कि ये आगे चल करके साधु बन सकते हैं या फिर ये बहुत ही बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो जो इनका व्यवहार था वो सन्यासी जैसा दिखना शुरू हो गया था। इससे पिता जो है बहुत चिंतित हुए। तो जब पिता चिंतित हुए, अच्छा वे देखते हैं कि कई जगहों पर जैसे राजा हैं तो बाग बगीचे हुआ ही करते थे, तो उसमें से कई सारे पेड़ के नीचे अक्सर जो है जंबू वृक्ष के नीचे जो है बैठ करके आसन लगा लेते थे बचपन में ही। तो जो उनका सांसारिक जीवन है वो सांसारिक जीवन बचपन से ही सन्यासियों जैसा देखने को मिला उनके पिता को। इससे चिंतित होकर के उन्होंने सांसारिक जीवन में वो वापस आ सकें, इसलिए अल्पायु में ही 16 वर्ष की आयु में ही शाक्य कुल की एक कन्या थी, उनसे इनका विवाह हो गया। शाक्य कुल की कन्या ही है, वो भी शाक्य कुल की कन्या है। उनसे इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में क्या हो गया? आयु में विवाह हुआ। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं आपको मैप से इतर भी बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा सुनना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी ऐसे ही बनेगी, वरना फैक्ट्स पॉइंट्स दिखाएंगे तो फिर आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा। 16 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह हुआ है वो एक राजा हुआ करते थे सुप्पबुद्ध, और उनकी पत्नी हुआ करती थी पमिता। तो सुप्पबुद्ध और पमिता की पुत्री हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, सुप्पबुद्ध और पमिता इनकी बेटी हैं जिनका नाम है यशोधरा। यशोधरा अत्यंत सुंदरी हैं, तो इनसे जो है इनका विवाह हुआ है। इन्हीं यशोधरा से आपको मालूम है कि विवाह हुआ है 16 वर्ष की आयु। किसका विवाह हुआ? हमारे सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ जो है ये इनके बचपन का नाम है, जब इनका जन्म हुआ तो इनको सिद्धार्थ नाम दिया गया। कपिल मुनि, माफ कीजिएगा, गौतम और शाक्य मुनि के रूप में तो ये जाने ही जाते हैं। तो यशोधरा और सिद्धार्थ का वैवाहिक जीवन तकरीबन 10 साल तक या फिर और भी थोड़े समय तक अच्छे से ठीक ठाक से चला। ये जो यशोधरा है इनको भी कई सारे नामों से जाना जाता है। इनको बिंबा कहते हैं, गोपा कहते हैं, अलकच्छना कहते हैं, ऐसे उनके भी नाम है। विवाह जब हुआ 16 वर्ष की आयु में, और जब ये 29 वर्ष के हुए, अब यहीं से हम आगे जो है थोड़ा सा बढ़ते हैं, 29 ईयर के हुए, 29 वर्ष के जब हुए, तो 29 वर्ष की आयु में इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, और उस पुत्र का नाम इन्होंने या लोगों ने क्या रखा? राहुल। उसके पीछे भी एक कहानी कही जाती है कि जब उनका बेटे ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया, तो उनके मुंह से राहु शब्द निकला, राहु।
उनको लगा कि यार ये क्या है, राहु, पुत्र के जन्म को राहु कहा उन्होंने। राहु का मतलब होता है, राहु का अर्थ होता है बंधन, तो एक तरीके से उन्हें लगा कि ये तो बंधन है। तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि यार विवाह हो गया है, पुत्र हो गया है, माता पिता हैं, हम तो इसी बंधनों में ही बंधे हुए हैं। उसकी कहानी बड़ी लंबी है, लाइट ऑफ एशिया में हो सकता है आपने पढ़ा हो। हालांकि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने एक लेक्चर फॉलो किया होगा जो दिलीप सर ने पढ़ाया था, जिसमें उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी। तो जब उन्होंने बुद्धिज्म पढ़ाया तो वहां पे जन्म की कहानी पढ़ाई, आप वहां पर एक बार सुनिएगा तो आपको समझ जाए। तो बंधन हुआ उनका, उनको लगता है कि मुझे बंधना नहीं है, ज्ञान चाहिए। पर तमाम सारी इस दौरान घटनाएं घटित होती हैं जिसमें वो 4 प्रमुख दृश्य देखते हैं और फिर अंततः निर्णय लेते हैं इसी 29 वर्ष की आयु में कि उन्हें गृह त्याग करना है। तो बेसिकली उनका जो गृह त्याग हुआ है वो गृह त्याग पुत्र के जन्म के बाद, ठीक है, हुआ है। और इस समय उनकी आयु क्या है? इस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में जब वो गृह त्याग कर रहे हैं तो यही जो घटना है गृह त्याग की, इसी घटना को क्या कहा जा रहा है? इसी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जा रहा है? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण। तो ये एक घटना है जो महाभिनिष्क्रमण हमको देखने को मिलती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने सारथी चंडक जो है, जिसको चन्ना आप नॉर्मली कहते हैं, और जो उनका घोड़ा है कंधक, तो घोड़े कंधक और सारथी चन्ना के साथ में ये निकल जाते हैं और गोरखपुर के पास में एक जगह है जहां से एक नदी बहती है, अनोया नदी बहती है। तो अनोया नदी के तट पर पहुंच करके उन्होंने गृह त्याग की पूरी घटना पूरी करी। तो बेसिकली जो गृह त्याग हो रहा है वो अपने सारथी चन्ना और जो घोड़ा है कंधक, इनको लेकर के किया है, उन्होंने गृह त्याग किया है और गोरखपुर में पहुंचे हैं। गोरखपुर में अनोमा नदी है, अनोमा नदी, अनोमा नदी के किनारे जो है उन्होंने ये सब चीजें करी हैं। तो अब जरा देखते हैं यहां पर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहीं पर जो है देखने को मिलेगा कि भाई उन्होंने गोरखपुर के पास में, मान लेते हैं कि यहां पर गोरखपुर है और यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां से अनोमा नदी बहती है, अनोमा नदी, और यहीं पर इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया, गृह त्याग। तो गृह त्याग की घटना में महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्होंने भाई मतलब जो भी अपने आभूषण वगैरह पहने थे उसका त्याग कर दिया, और जो ये सारथी आया था उनके साथ में चन्ना और जो कंधक घोड़ा आया था, इस सबको उन्होंने क्या कर दिया? वापस लौटा दिया यहां से। अब जब यहां से सारी चीजें वापस लौटा दी तो यहां से मतलब अनोमा नदी को पार नहीं हो पाए, उनके जो साथी आए थे वो पार नहीं हो पाए, यहीं से उनको वापस भेजा गया। और फिर कुछ समय पश्चात उसी के इर्द गिर्द गृह त्याग के समय में ही उन्होंने आसपास में एक जगह है अनुप्रिय, अनुप्रिय एक मतलब ग्राम है, गांव है, वाटिका है वहां पर। तो अनुप्रिय वाटिका है इसी जगह पर, अनुप्रिय वाटिका। इस अनुप्रिय वाटिका में उन्होंने क्या किया? यहीं पर उन्होंने ये अपना समय बिताया और कुछ समय तक यहां पर ये रहे, थोड़ा इधर उधर घूमे फिरे, चीजों को समझने का प्रयास किया। तो यहीं पर एक वाटिका है जिसको आम्र वाटिका के नाम से भी जाना जाता है, अनुप्रिय वाटिका, अनुप्रिय आम्र वाटिका। वहां पे कुछ दिन ठहरते हैं और वहां से कुछ दिन ठहरने के पश्चात जो है वो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ करके यहाँ पे आ जाते हैं और ये जगह है वैशाली। थोड़ा सा आगे जाकर के ये पहुंच जाते हैं कहां पर? वैशाली। तो अब ये इंपॉर्टेंट एक लोकेशन हो जाती है आपके लिए, वैशाली। ठीक है, यहाँ पे वैशाली पहुंचते हैं। कौशल तो मैंने आपको बताया था, कपिलवस्तु जो इनका जन्म स्थान है, ठीक है, और ये लुम्बिनी में पहुंच करके इनकी माता ने इनको जन्म दिया है। वैशाली जगह है जहां पर अब वो आ गए हैं फाइनली। वैशाली जब वो पहुंचते हैं तो यहीं पर उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान से। यहीं पर वैशाली जगह जो है, यहीं पर इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम से। आप लोगों को याद होगा अलार कलाम से। तो जब मैं अलार कलाम का नाम ले रहा हूं तो पिछला लेक्चर आप लोगों को याद आना चाहिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि इनके प्रथम जो गुरु हैं वो अलार कलाम ही। अलार कलाम जो हैं वो केशपुत्र के कलाम से संबंधित हैं। तो मैंने आप लोगों को जो गणराज्य बताए थे पिछली बार, उन गणराज्यों में केशपुत्र के कलाम हुआ करते थे, बताया था ना।
केशपुत्र के कलाम। तो उन्हीं केशपुत्र के कलामों में अलार कलाम का एक नाम आता है, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु हैं। और निस्संदेह जो है सांख्य दर्शन की जो दीक्षा है वो अलार कलाम से उन्होंने ग्रहण करी है महात्मा बुद्ध ने। तो ये लोकेशन अब आपको और ज्यादा स्पष्ट हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे वो ज्ञान अभी भी उनको नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने वहां से जगह का त्याग कर दिया और वैशाली से वो थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और यहां पर एक जगह मिलती है राजगृह। कौन सी जगह है? राजगृह। राजगृह पहुंचते हैं। तो भाई अब उनकी पहुंचने की जो लोकेशन हो गई वो कौन सी हो गई? राजगृह हो गई। ये जगह आपको राजगृह देखने को, ठीक है। वो कहां पहुंच जाते हैं? राजगृह पहुंच जाते हैं। और राजगृह में उनकी मुलाकात एक और आचार्य से होती है जिनका नाम है रामपुत्र, ठीक है। इनकी मुलाकात किनसे होती है? एक दूसरे आचार्य हैं रामपुत्र, जिनको पूर्णतः रुद्रक रामपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर उन्होंने इनसे शिक्षा ग्रहण करी। तो एक तरीके से जो अलार कलाम हैं ये इनके प्रथम गुरु हो गए, प्रथम जो गुरु हैं वो हुए। और जो ये रामपुत्र हैं या रुद्रक रामपुत्र आप इन्हें लिख सकते हैं, रुद्रक रामपुत्र जो हैं ये इनके द्वितीय गुरु हुए, द्वितीय गुरु। हालांकि वो यहां भी संतुष्ट नहीं हुए, राजगृह में रामपुत्र से भी संतुष्ट नहीं हुए। तब उसके पश्चात उन्होंने वहां से और आगे का स्थान ग्रहण किया और गया के पास में एक जगह पड़ती है उरुवेला, ठीक है। तो वहां से कहां चले गए? गया चले गए। मान लेते हैं तकरीबन इस जगह पर ये गया वाला स्थान है, ठीक है। ये गया है, गया। और ये गया में ही स्थान है आपका उरुवेला, उरुवेला। तो उरुवेला पहुंचते हैं वो, और उरुवेला में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है। घटना आप लोगों को मालूम होगी शायद। यहां पे ही 5 ब्राह्मण हैं जिनका नाम है कौंडेय, भर्तीय, वप, अंज या आंज और अस्सजी। ये लोग जो हैं वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं। उनके साथ में बैठ करके इन्होंने भी तपस्या करी और यही वो जगह है, यही उरुवेला ही जगह है जहां पर ये पहले प्रथम तपस्या इनकी यहीं पर होती है, प्रथम तपस्या। और प्रथम तपस्या का जो भंग है या जो तपस्या भंग होती है वो एक स्त्री सुजाता है जो इन्हें खीर ला करके देती है, जिसका खीर ग्रहण करने के कारण जो 5 ब्राह्मण थे वो इनसे रुष्ट होकर के उरुवेला से इनको जो है निकल जाने के लिए कहते हैं। तो ये भी निकल जाते हैं, फिर उसके बाद 5 ब्राह्मण भी इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये वहां से फिर निकल गए और फिर वो गया में ही एक निरंजना नदी बहती है जिसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी गया में मान लेते हैं कि ये निरंजना नदी यहां पर बह रही है। तो यहां पर एक नदी बह रही है निरंजना, निरंजना नदी, निरंजना नदी, या इसी को फाल्गु नदी भी कहा जा रहा है, फाल्गु, ठीक है। और ये कहां पर है? गया में ही है। इसी गया में ही ये जगह मैंने आपको दिखाई है, इसी गया में ही जो है ये आसन ग्रहण करते हैं। और फाइनली ये जो आसन है इनका एक तरीके से ध्रुव आसन है कि अब हम एनी हाउ ज्ञान प्राप्त करके ही उठेंगे, वैसा वाला जिसको हम बोलते हैं कि इस बार तो हमें निकालना ही है एग्जाम, वैसा वाला। तो ये बुद्ध जो है यहीं पर निरंजना नदी के किनारे बैठ जाते हैं। पीपल वृक्ष है जिसके नीचे उन्होंने आसन ग्रहण किया है। और जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जो है लोग उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो यही गया जो है, ये गया जो आपको दिख रहा है, यही गया आपका बोध गया हो जाता है। यही गया हम अब आपको लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं बोध गया लिख दे रहा हूं। तो बेसिकली ये बोध गया, आपको स्थान समझ में आ गया होगा कि ये वाला स्थान है, ये बोध गया है। यहां पे महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त जो इस गया में हुआ है, यहीं पर ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोला जाता है संबोधि। क्या बोला जाता है? संबोधि। तो घटना जो है ज्ञान प्राप्ति की उस संबोधि है। स्थान जो है वो आपका बोध गया हो गया, बोध गया, सब कुछ बोधमय हो गया। नाम उनका बुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया। जो वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो सब चीज बोधमय हो गई, बोधि वृक्ष कहा गया उसको। तो सब चीज बुद्ध से संबंधित हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है।
अब जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि एक घटना है गृहत्याग की, तो इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से प्रथम घटना गृहत्याग है, और जीवन की दूसरी जो घटना है, दूसरी इंपॉर्टेंट जो घटना है वो है संबोधि। वो क्या है? संबोधि। और संबोधि इनको कहां मिला है? ये मिला है गया में। गया 35 वर्ष की आयु के हो गए थे, 6 साल तक इधर उधर उनको भटकना पड़ा। तो आई होप कि यहां तक जो मैप में मैंने आपको चीजें दिखाई वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। अच्छा, एक चीज मैं स्ट्रिक्टली फिर आपको कह देना चाहता हूं कि यार देखो, ठीक तरीके से पढ़ना हो तो यहां पर आइए। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि अचानक से सर ऐसे रुष्ट होकर के क्यों बोलने लगे, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ लोग अनर्गल तरीके का ये मैसेजिंग करना शुरू करते हैं, क्या नाम है, कमेंट करना शुरू करते हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको निःशुल्क जो है बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी तरफ से आप क्या प्रयास कर रहे हैं, इस पे भी आपको सोचना चाहिए। और मैं एकदम खुला स्पष्टवादी होने का प्रयास करता हूं इस मामले में कि बिना कुछ पे किए कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि हम निःशुल्क पढ़ करके सब कुछ कर लेंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में। आपको पे करना पड़ेगा। कुछ नहीं पे करोगे, मौद्रिक मूल्य नहीं दोगे, तो समय देना पड़ेगा, मेहनत का ही पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर व्हाइट की जगह ब्लैक बोर्ड कर दीजिए, सर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, कलर बदल दीजिए। ये सब नाटक वाले जो चीजें, प्रश्न है ना, ये सब मुझे दोबारा कमेंट्स में दिखने नहीं चाहिए किसी के यार। मतलब जिसके भी कमेंट दिखेंगे तो मतलब मेरे को बड़ा इरिटेटिंग व्यक्ति लगता है। अरे भाई, तुम अपना 2 पैसे का रिचार्ज बढ़ा लो, ठीक है, करो जुगाड़। कल को तुम्हारे पास में अगर इतना करने का जुगाड़ नहीं है कि तुम ढंग से क्या नाम है, लेक्चर देख पाओ, तुम किसी डिस्ट्रिक्ट को क्या संभालोगे? जब यही मैनेज नहीं कर पाओगे तो क्या किसी डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे भाई? तो इसलिए आगे से मैसेजेस नहीं आने चाहिए। सख्त भाषा में मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि कलर नहीं चेंज होगा, जो हमें पसंद होगा हम वैसे पढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको बेस्ट क्वालिटी दी जाती है, 1080p में HD क्वालिटी दी जाती है। डेटा खत्म करना नहीं चाहते हो, इधर उधर के मैसेजेस देखना चाहते हो, उसमें चाहे जितना डेटा खत्म हो जाए। कोई फिल्म देखना होगा तो HD व्यू में देखोगे, लेकिन सर पढ़ाएंगे तो वो HD में नहीं, वो सर बड़ा बड़ा लिख दें। तो सर बिल्कुल बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं, ऐसे ही कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको देखना है, आप HD व्यू कर लीजिए, आपको सब स्पष्ट दिखाई देगा। और YouTube में एक्सपेंड करके देखने की भी क्या नाम है, सुविधा आती है। आप उसे बड़ा छोटा करके देखें, फास्ट फॉरवर्ड करें, स्लो मोशन में देखें, जैसे मर्जी हो देखें। थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली हो जाइए, और ये दुनिया भर के जो बकवास हैं ये मत किया कीजिए, ठीक है? ये मैंने कई बार जब इस चीजों को देख लिया, तब मैं आपको आज इस लेक्चर में ये थोड़ा सा, जो लोग करते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, जो नहीं करते हैं, जो इस तरीके की चीजों का पालन नहीं करते हैं और जबरदस्ती के अनर्गल रिक्वेस्ट करते हैं, उनको मैं बोल रहा हूं कि आगे से रिक्वेस्ट करना बंद कर दीजिए, ठीक है? आपके रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। यहाँ लोग पेड कोर्स ले रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया करके तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता है तो हमारी संस्था ये चाहती है कि यार कम से कम जो लोग नहीं ले पा रहे हैं उनका भी भला हो, तो उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। सुविधा में सुविधा चाहिए। उंगली पकड़ा रहे हैं तो सर पे बैठने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। सर पे मत बैठिए, उंगली पकड़ के ही चलिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई कहाँ तक थे हम लोग। हाँ, इनको मतलब जो है ये सारी चीजें प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, ये सारी चीजें। अब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपने शुरुआत में जो 2 बंजारे हैं उनको उन्होंने ज्ञान दिया है। तपस्व और मल्लिक, मल्लिक नाम के जो 2 बंजारे हैं उनको ज्ञान दिया है, उनको सेवक बना लिया बेसिकली अपना। फिर वास्तविक प्रथम उपदेश जो उनका है, वो वास्तविक प्रथम उपदेश उनका 5 ब्राह्मणों को होता है, जो उर्वेला से उनका साथ छोड़ करके आ गए थे, और सारनाथ में उनकी मुलाकात होती है। सारनाथ या ऋषिपत्तनम कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं मृगदाव लिखा रहता है, तो उस जगह पर इनकी मुलाकात होती है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि यहां कहीं पे सारनाथ है, सपोज सारनाथ, ये सारनाथ है, ठीक है? ये सारनाथ है, और मैं इसको कलर से डिफरेंट कर दे रहा हूं। अब ये जो सारनाथ स्थल है ना, इसी सारनाथ में आप देखेंगे, इसी को सारनाथ कहा जा रहा है, इसी को मृगदाव कहा जा रहा है, मृगदाव।
और मोस्टली यहां पर नाम जो है आपका ऋषिपत्तनम आ रहा है, ऋषिपत्तनम। तो ऋषिपत्तनम, मृगदाव, सारनाथ, ये वो स्थल है जहां पर उनका पहला उपदेश उन्होंने दिया, पहला उपदेश। और किसको दिया है ये पहला उपदेश? 5 ब्राह्मणों को दिया है। और ये 5 ब्राह्मण वही हैं जिनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये वही 5 ब्राह्मण हैं जिनसे जो इनसे रुष्ट हो गए थे, कौंडी, भद्दिवृक्त, वाप, आंज और अस्सजी। इन 5 ब्राह्मणों को जो ये उपदेश उन्होंने दिया है, यही उपदेश देने की घटना जो है, जो सारनाथ में घटित हुई है, इसी को बोला जाता है धम्म चक्र पवत्तन। इसी को क्या बोला जाता है? धम्मचक्र पवत्तन बोला जाता है। ठीक है, तो धम्मचक्र पवत्तन एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है जो इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा घटना आपको यहां पर लिखना चाहिए, धम्मचक्र पवत्तन। ठीक है, और ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है आपका सारनाथ, सारनाथ या ऋषिपत्तनम, एक ही बात। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आपको ये चीज भी स्पष्ट हो गई कि वो स्थल कहां है जहां पर उन्होंने ज्ञान पहली बार बांटा। अब इसके बाद उनकी ट्रेवलिंग शुरू होती है और इस ट्रेवलिंग के दौरान अलग अलग जगहों पर लोग इनसे मिलते जाते हैं और अलग अलग जगहों पर वो जो है अपना ज्ञान का प्रचार करते जाते हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि अभी उनका मूवमेंट जो है, देखिए कैसे हुआ है। अपने कपिल वस्तु से निकल करके वो आप देख सकते हैं कि राजगृह पहुंचे हैं, राजगृह में उरुवेला, ठीक है, फिर वहां से वो गया और फिर वो सारनाथ है और सारनाथ में उन्होंने यहाँ पर ज्ञान बांटा। तो अभी आपने ये वाला मूवमेंट देखा ऐसे करके, ठीक है, ये वाला मूवमेंट देखा इस तरीके से। अब इसके आगे वो कहां कहां जा रहे हैं, किस किस तरीके से जा रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी चिंता या चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सारनाथ के बाद जहां पर वो गए, वो जगह जो थी वो काशी थी। ठीक है, तो सबसे पहले वो जिस जगह जा रहे हैं वो पास में ही आपको काशी देखने को मिलेगा, सारनाथ के पास में, समथिंग हियर काशी, ये काशी जगह है। ठीक है, तो सबसे पहले वो काशी गए हैं, ये आपको प्लेस दिखाई दे रहा है काशी, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, काशी गए हैं। और काशी में जाने के पश्चात जो है उन्होंने अपना मतलब एक तरीके से आगे का जो ज्ञान प्रचार का स्थान है वो चुनना शुरू किया। यहीं पर उनकी मुलाकात एक श्रेष्ठी से होती है, श्रेष्ठी पुत्र से होती है जिसका नाम है यश। यश नाम के एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है और ये जो यश नाम का व्यक्ति है, श्रेष्ठी पुत्र जो है, ये इन्हें इनके पास जो है अपने समस्त कुल को लेकर के आता है, माता पिता पत्नी पुत्र मित्र सबको लेकर के आता है और सभी के साथ में ये व्यक्ति इनसे शिष्यता जो है वो ग्रहण करता है। तो यहां पर भी उन्होंने ज्ञान जो है वो बांटा हुआ है काशी। इसी प्रकार जो है वो आगे की यात्राएं चलती रहती हैं, उन यात्राओं के ऊपर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बीच में एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देते हैं जो आपके लिए बेसिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है उसकी भी आइए चर्चा कर लेते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। देखिए, जीएस फाउंडेशन बैच है एक P2I, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। P2I का मतलब हो गया प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की इसमें तैयारी कराई जाएगी। और ये बैच शाम का 6 बजे का है। मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो शाम के 6 बजे के बैच की मांग कर रहे थे और उनका ये कहना था कि सर सुबह 8 बजे बैच नहीं कर पाएंगे हम, 8 बजे के अलावा आपको शाम का बैच जब शुरू करिएगा तो मुझे बताइएगा। तो ये भाई शाम का 6 बजे का बैच शुरू होने जा रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। शाम 6 बजे, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है शाम 6 बजे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैच की शुरुआत 10 तारीख से हो जाएगी, 10th से, लेकिन 10 तारीख को आपको ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसमें आपको मुख्य रूप से जो आप तैयारी करने जा रहे हैं उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चीजें पता चल जाती हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि दीपावली शुरू हो जाएगी, तो कुछ दीपावली की छुट्टियों के पश्चात विधिवत नियमित क्लासेस आपकी 15th से शुरू होने जा रही हैं, 15 तारीख से। और सबसे मजे की बात यह है कि आपको 15 तारीख से इस बैच में मैं ही मिलने वाला हूं विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसके साथ में इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों को मुझसे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, तो वो बिल्कुल विलंब ना करें, ये क्लास मेरे द्वारा शुरू होने जा रही है। और मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग मुझे चाहते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल को पसंद करते हैं
इस आधार पर मुझसे प्रेरित होकर के मेरे इस लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक आप जब एडमिशन लेते थे तो उसमें हाईएस्ट जो फी होती थी वो आपकी 29,999 होती थी। अब आपको विरद लाइव कोड में यही फी जो है वो 26,999 में मिल जाएगा। तो 26,999 रुपए, 26,999 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसकी जब हम ओवरऑल कॉस्टिंग करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि तकरीबन 70,000 का इसमें कॉस्टिंग पड़ता है। तो 70,000 का ये बैच आपको हाईली अफोर्ड करते हुए, अफोर्डेबल बनाते हुए 26,999 का मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग विरद लाइव कोड। जब आप अपना एडमिशन ले रहे हैं इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी से भी बात करें, कुछ भी बात करें, टेक्निकल टीम है या कोई भी है या कोई सपोर्ट टीम है, अगर आप उससे बात करते हैं तो आप उन्हें बताएं कि मेरे पास में विरद लाइव कोड है, मैं यही कोड से एडमिशन लेना चाहता हूं, चाहती हूं, और मेरे को आगे सहायता दी जाए। तो आपको कोई भी कुछ भी कोड बताए, आपको उस पर परेशान नहीं होना है। जस्ट यूज दिस कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर हियर। ये बैच शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा। इसके बारे में आप अपने जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन लेने का प्रयास करें और अपने जो भी मित्र हैं उनको बताएं। ठीक है, ये जीएस फाउंडेशन बैच 3 है जिसमें मैं शुरुआत करने वाला हूं आधुनिक भारत की। चलिए वापस आ जाते हैं और वापस आकर के आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। एक चीज और है, ये ध्यान रखेंगे कि भाई 15 तारीख से इसमें नियमित क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपने 15 वाली क्लास मिस कर दी तो मान के चलिए कि आपका एक चैप्टर छूट जाएगा। इसलिए कुछ भी चैप्टर ना छूटे, बहुत तत्परता के साथ, और बेसिक से शुरू हो गए। बेसिक से लेकर के, मतलब बेसिक है तो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन से एकदम नींव से शुरुआत होगी और एडवांस तक इसमें तैयारी आपकी जो है वो कराई जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी आपको अलग नहीं होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम ये जो जहां पर मैंने आपको बताया कि सारनाथ वो पहुंच गए थे, है ना, उसके पहले मतलब काशी पहुंच गए थे, उसके बाद काशी मैंने आपको बताया काशी पहुंच गए थे। काशी में यश नामक जो श्रेष्ठी है उसको और उसके जो संबंधी हैं उनको उन्होंने शिक्षाएं दी। उसके बाद बुद्ध जो है वो फिर से दोबारा से सारनाथ जाते हैं। सारनाथ वही जो वर्षावन है। तो इसके पश्चात आप देखेंगे, मतलब सारनाथ से वो काशी आए और ये सारनाथ से काशी आए और काशी से फिर सारनाथ चले गए, ऐसे उनका ये हुआ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक रिपीटिशन हमको देखने को मिलता है। पुनः सारनाथ गए, ठीक है, तो काशी के बाद जो है आपको अगला जो क्रम देखने को मिल रहा है पुनः पुनः सारनाथ का है। पुनः सारनाथ गए, सारनाथ का मतलब वही हो गया ऋषिपत्नम, और यहीं पर उन्होंने अपना पहला वर्षा काल बिताया। आगे के लेक्चर में मैं आपको वर्षा काल उनके कहां कहां बीते हैं उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा, उसको भी लोकेट कर दूंगा। वर्षा काल का समय यह है कि बुद्ध जो है वो तकरीबन भ्रमण ही करते रहते हैं, लेकिन वर्षा काल में वो एक जगह पर रुकते हैं वर्षा समय, तो उसको वर्षावास या वर्षा काल बोला जाता है। ऐसे उन्होंने कई सारे वर्षावास किए हैं, जिनमें से पहला वर्षावास इसी उन्होंने सारनाथ में किया है। सारनाथ से उर्वेला चले गए फिर वो। अब जब उर्वेला गए तो उर्वेला का स्थान मैंने आपको बताया, यानी आप देखिए यहीं से उन्होंने तपस्या करते हुए वो गया गए थे, गया से फिर वो सारनाथ गए, सारनाथ से काशी गए, काशी से फिर सारनाथ गए और सारनाथ से फिर ये उर्वेला जाएंगे, राजगृह के पास में जो आपको जगह पड़ रही है। तो पुनः जो है आपको देखने को मिल रहा है फिर से ये उर्वेला जाते हैं। इसके आगे हम उर्वेला लिख देंगे यहां पर, है ना, आपको कनेक्शन समझ में आ रहा है एक दूसरे से सभी का। तो यहां पर ये उर्वेला चले जाते हैं और उर्वेला में उनको उनकी मुलाकात तकरीबन 30 धनी लोगों के साथ, धनिकों के साथ में, व्यापारी हैं ये, उनके साथ में इनकी मुलाकात होती है। उन व्यापारियों में प्रमुख व्यापारी जो है वो भद्र है। तो भद्र नाम का व्यापारी, भद्र व्यापारी है यहां पर, और भद्र व्यापारी के साथ में 30 अन्य धनिक हैं, 30 अन्य धनिक हैं। इन धनिकों के साथ में मुलाकात होती है इनकी, और इन धनिकों को वो क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ये उनके शिष्य बन जाते हैं, ये सारे के सारे धनिक। उर्वेला के बाद वहां से वो प्रमुख रूप से अगर देखें तो वो राजगृह में ही पहुंच गए। राजगृह जो कैपिटल हुआ करती है उस समय मगध की। तो उर्वेला से वे कहां पहुंचे, राजगृह पहुंचे। अब राजगृह मैंने आपको पहले ही यहां पर लोकेट किया हुआ है कि उर्वेला से राजगृह पहुंच गए हैं, ये राजगृह जगह है। और इसी राजगृह में उनकी मुलाकात हो रही है बिंबिसार से, बिंबिसार से।
बिंबिसार कौन है? बिंबिसार मगध में हर्यक वंश के राजा हैं। हर्यक वंश के प्रथम प्रतापी राजा के रूप में, हर्यक वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा के रूप में इनका नाम जाना जाता है। तो इनसे इनकी मुलाकात हो रही बिंबिसार से, और बिंबिसार ने इनका एक राजा की तरीके से बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया है। और अपने हाथ से एक घटना बताई जाती है कि इन्होंने अपने हाथ से, इन्हीं बिंबिसार ने इन्हीं राजगृह में ही महात्मा बुद्ध को अपने हाथ से उन्होंने क्या कराया है? बुद्ध को भोजन कराया। ठीक है, बुद्ध को भोजन कराया है, स्वयं अपने हाथ से भोजन कराया है। तो इंपॉर्टेंट घटना के रूप में इसको कभी कभार जाना जाता है। उसके बाद जो बिंबिसार है वो इनका धर्म जो है, इनका ज्ञान जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और पहले ही घटना यहीं पर घटित होती है कि एक विहार प्रदान किया जाता है जिसको वेलुवन विहार कहा जाता है। तो इनका जो बौद्ध संघ है महात्मा बुद्ध का, उस बौद्ध संघ को वेलुवन वेलुवन विहार वेलुवन विहार ये जो है ये दान में मिलता है। ये प्रथम विहार है जो इनको दान में मिला है बिंबिसार के द्वारा। तो ये आपको यहां पर स्पष्ट रूप से समझना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां तक के लोकेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे और ज्यादा अच्छी तरीके से कि भाई ये आपका उरुवेला स्थान है, जहां पर उरुवेला से वो राजगृह गए और राजगृह में ही उनकी मुलाकात बिंबिसार से हुई है और बिंबिसार को शिष्यता ग्रहण करवाई है उन्होंने, और बिंबिसार ने उनको वेलुवन विहार दिया है, संघ को दान दे दिया है। ठीक है, तो यहीं पर पहली बार संघ को यहां पर कोई विहार जो है वो दान में मिलता है। राजगृह यही जगह है, इन्हीं राजगृह से ही रहते हुए, यही राजगृह में रहते हुए यहां से वो कपिलवस्तु की यात्रा करते हैं। मतलब उनका स्थान अभी राजगृह में ही है, लेकिन यहां से वो ट्रेवल करते हुए वो जाते हैं अपने गृह प्रांत में कपिलवस्तु में, और कपिलवस्तु में जाकर के वहां पर जो उनका खुद के घर के जो मेंबर्स हैं उनको जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जब वो कपिलवस्तु की यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में एक अनुप्रिय स्थान पड़ रहा है, अनुप्रिय नामक जगह है, वहां पर उन्होंने कुछ देर के लिए विश्राम किया है, जहां पर उनसे शाक्य कुल के एक राजा हैं, शाक्य कुल के एक और राजा हैं जिनका नाम है भद्रिक। ठीक है, तो अब आप क्या ध्यान रखेंगे? बिंबिसार के राजगृह से ही उनका जो प्रस्थान है वो किस ओर जा रहा है? कपिलवस्तु की ओर। तो जब वो कपिलवस्तु की ओर जा रहे हैं, कपिल वस्तु की ओर उनकी यात्रा जा रही है, और इसी कपिलवस्तु की यात्रा के दौरान ही वो एक जगह पर विश्राम कर रहे हैं, रुक रहे हैं, जिसको हम अनुप्रिय बोल रहे हैं। जगह का नाम क्या बोल रहे हैं? अनुप्रिय। और अनुप्रिय में ही उनसे एक राजा आकर के मुलाकात करते हैं, जो शाक्य कुल के राजा हैं, जिनका नाम है शाक्य नरेश भद्रिक। शाक्य नरेश भद्रिक। अब ये शाक्य नरेश भद्रिक हैं, ये भी अनुप्रिय नामक स्थान पे ही इनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, महात्मा बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो यही बीच में आपको अनुप्रिय जगह देखने को मिलेगी, वहां पर दीक्षा ग्रहण करते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात इस रास्ते से विश्राम करने के पश्चात, यही मतलब इसी विश्राम के दौरान ही दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इनको मिलते हैं, एक आनंद और एक उपाली। भद्रिक को जिस समय वो शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं उसी समय ही आपने जो इनके परम शिष्यों के नाम सुने होंगे, आनंद और उपाली। तो ये आनंद और उपाली इनको यहीं से मिलते हैं। आनंद, अरे आनंद का नाम थोड़ा सा गलत लिख गया है, ठीक है, आनंद और उपाली। तो आनंद और उपाली शिष्य मिलते हैं, भद्रिक भी इनका यहीं पे शिष्य मिलते हैं। भद्रिक के परिवारजन जो हैं वो भी इनसे शिष्यता ग्रहण करते हैं, जिसमें अनिरुद्ध का नाम है, देवदत्त भी इनसे यहीं पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं कपिलवस्तु की ओर। कपिलवस्तु जाकर के, कपिलवस्तु में उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको दीक्षित किया है, उनको यहाँ पर वो जो उपाधियां हैं वो प्रदान करने का प्रयास किया है, मतलब उनको दीक्षा जो है वो देने का प्रयास किया। समझ में आया कि नहीं आया? राजगृह से ही अगर हम देखेंगे तो बुद्ध जो है वो वैशाली की ओर निकल गए, और वैशाली की ओर निकल करके वैशाली की ओर क्यों निकले? क्योंकि वहां पे लिच्छवियों के शासक हुआ करते थे, उन्होंने अवंतीपुत्र नाम था उनका, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था। तो राजगृह में ही निवास है, और राजगृह से कुछ समय के लिए कपिलवस्तु गए, लेकिन मूल निवास यात्रा जो है उनकी राजगृह ही मानी जाएगी। राजगृह से मैंने आपको कहा, राजगृह से मैंने आपको कहा कि वो जो है मूव कर जाते हैं वैशाली की ओर। तो चलिए जरा वैशाली की ओर लेकर के चलते हैं बुद्ध जी को। आपको
ये कहीं पे मैंने लिखा था वैशाली, कहाँ लिखा है, ये लिखा है वैशाली, ये। तो राजगृह से ही उनकी यात्रा जो है अब आगे वैशाली की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये राजगृह से मैं यात्रा लेकर के जाऊंगा आगे वैशाली की ओर। वैशाली, वैशाली जगह आपको दिख गई? वैशाली जगह यहाँ पर मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, सारी जगहें आपको दिख रही हैं, सारनाथ, काशी, बोधगया, राजगृह, कुरुवेला, वैशाली, कपिलवस्तु। तो वैशाली में वो पहुंच जाते हैं। वैशाली में उनको बुलाने का काम लिच्छवी शासक ने किया था। लिच्छवी शासक थे, और जो लिच्छवी शासक थे उनका नाम था, तो वैशाली से लिच्छवी गए। लिच्छवी में लिच्छवी शासकों ने उनका राजा की तरह से स्वागत किया, राजा की भांति स्वागत। ठीक है, राजा की भांति इनका स्वागत होता है, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इनका सम्मान होता है और अतिथि बना करके इनको रखा जाता है। लेकिन इन्होंने वहां के लोगों को भी उसी तरीके से अपने ज्ञान से प्रभावित किया, वहां के लोगों ने भी शिक्षा वहां पर ग्रहण करी। तो यहीं पर एक जगह है, यहीं पर इनको रहने के लिए एक जगह दी गई जिसको कुटाग्रशाला बोला जाता है। तो महावन विहार जो है, महावन विहार यहीं पर आपको मिलता है, यहीं महावन में कुटाग्रशाला विहार है। कुटाग्रशाला यहाँ पर निर्माण होता है। अब दो तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो कुटाग्रशाला के बारे में आपको ध्यान रखना है, महावन में आपको कुटाग्रशाला देखने को मिलेगी। वैशाली में ही आप देखेंगे कि वैशाली की एक नगर वधु है, आप लोगों ने कहानी उनकी हो सकता है सुनी हो, नहीं सुनी है तो फिर कभी मैं लेक्चर दूंगा जो तो उसमें सुना दूंगा। काफी विधिवत कहानी है, समाज में किस प्रकार की कुरीतियां हैं उसको रिप्रेजेंट करती हुई। तो नगर वधु है एक जिनका नाम है आम्रपाली। तो आम्रपाली ने यहीं पर ही, इसी वैशाली में ही आप देखेंगे आम्रपाली का नाम आएगा, और आम्रपाली जो है वो उन्हें एक विहार या एक प्लेस जो है वो दान करती हैं, जो कि आम्र वाटिका के नाम से जानी जाती है। तो आम्रपाली ने इन्हें दान दिया है आम्र वाटिका, आम्र वाटिका, जो कि बुद्ध ने ग्रहण करी है। कई सारे लोग उस समय बुद्ध का इस कारण विरोध भी करते हैं, लेकिन वो एक अलग कहानी है। यहीं पर एक और स्त्री है जिनका नाम है बालिका। तो बालिका नाम की स्त्री ने इनको एक विहार दान दिया है जिसको बालिका राम विहार कहा जाता है। तो इसी वैशाली से ही उनको बालिका राम विहार मिलता है। ठीक है, देखिए मैं सारी चीजें एक जगह पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह की कमी है। मैं दूसरी जगह पर लिखूंगा तो आपको मैप में चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप इन सब चीजों को जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं सुनते चलिए, और अलग अलग पेज, मतलब पेज में अलग जगह पर लिखते चलिए, तो आपका मैप जो है इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये हमको समझ में आया कि राजगृह से वो कपिलवस्तु की ओर कुछ समय के लिए गए, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो राजगृह से उनका मूवमेंट वैशाली की तरफ हुआ है। वैशाली में लिच्छवियों ने उनका स्वागत किया है, यहीं महावन विहार इनको मिला है, आम्रपाली ने आम्रवाटिका दी है, और यहीं पे बालिका नाम की स्त्री ने बालिका राम विहार इनको दान दिया है। यहीं बालिका राम विहार इनको दान मिला। यहीं वैशाली में ही जो इनके परम शिष्य थे आनंद और उपाली, उनमें में से जो आनंद हैं उनके कहने पर जो इनकी विमाता हैं गौतमी, उनको दीक्षित किया गया है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इसी वैशाली में ही उन्होंने यहीं पर अपनी विमाता को दीक्षित किया है, और उनकी विमाता का नाम क्या था, मैंने आपको बताया गौतमी। तो गौतमी दीक्षित हुई हैं, गौतमी के की पुत्री हैं नंदा, उनको दीक्षित किया गया है। इनकी जो पत्नी है महात्मा बुद्ध की यशोधरा, उनको दीक्षित किया गया है। बिंबिसार जो शासक है, जो राजगृह का शासक था, मैंने आपको बताया था बिंबिसार, वो जो है उसकी जो पत्नी है क्षेमा, जो पंजाब रीजन से बिलोंग करती थी, उनको यहीं पर दीक्षा दी गई है वैशाली में। इसी वैशाली में आम्रपाली को दीक्षा दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर इन्होंने दीक्षाएं जो हैं वो सबको दी हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा हिस्सा समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे काफी समय ठीक ठाक उन्होंने यहाँ पर राजगृह में बिताया हुआ है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की हिस्ट्री। चलिए, तो वैशाली के बाद अब आगे वो कहाँ जाएंगे, यानी यहाँ पर वैशाली पहुंच गए, तो वैशाली के बाद आगे की जो उनकी यात्रा हो रही है वो भग्गों की राजधानी में हो रही है। और भग्गों की राजधानी, मैंने आप लोगों को जो गणराज्य बताए थे, तो उसमें से भग्ग गणराज्य बताया था, उनकी राजधानी सुमसुमारगिरी हुआ करती थी, जो कि आपको जैसे इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे, प्रयागराज से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ कहीं पर सुमसुमारगिरी लिख दे रहा हूँ, यहाँ कहीं पर सुमसुमारगिरी है। ठीक है, ठीक। तो
चुनार, चुनार नाम आपने लोगों ने सुना होगा, चुनार, तुम सुमार गिरी, तुम सुमार गिरी, ठीक। तो वैशाली से वो सुमसुमार गिरी जाते हैं, सुमसुमार गिरी जो कि चुनार वाला इलाका है वहां चले जाते हैं। वहां के एक शासक हैं जिनका नाम है बोधि कुमार। तो यहाँ के शासक जो बोधि कुमार हैं, या शासक यहां पर लिख दे रहा हूं बोधि कुमार, बोधि कुमार। तो बोधि कुमार इनसे शिष्यता ग्रहण करते हैं, सुमसुमार गिरी में शिष्यता ग्रहण होती है ये। उसके बाद वहां से वो फिर कौशाम्बी निकल जाते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो वो भी प्रयागराज के पास ही मिलेगा, चुनार के पास में। और आगे की ओर बढ़ेंगे तो मान लेते हैं इस जगह पर कहीं पर आपको ये कौशाम्बी देखने को मिल रहा है, कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है। तो ये जगह जो है आपकी कौशाम्बी है। तो सुमसुमार गिरी और उसके बाद आपको कौशाम्बी देखने को मिलेगी। तो कौशाम्बी आ गए, लोकेशन आपको समझ में आ रही है, ये प्रयागराज के पास का ही हिस्सा है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी आ जाते हैं, वहां पे एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था वत्सराज। कौशाम्बी के शासक कौन थे? वत्सराज। वत्सराज, उदयन कहा जाता है उनको, उदयन, ठीक है, या वत्सराज भी आप कह सकते हैं। तो वत्सराज उदयन है। उदयन, यही कौशाम्बी के जो राजा हैं, यही उदयन इनको, महात्मा बुद्ध को एक विहार क्या नाम है, दान करते हैं, जिसका नाम है घोषित राम विहार। तो वत्सराज ने इनको घोषित राम विहार, घोषित राम विहार जो है वो दान दिया है। तो घोषित राम विहार जो है आपको वत्सराज उदयन से देखने को मिलता है, प्रदान होता है। फिर उसके बाद में अवंती के राजा थे प्रद्योत, जिनका नाम है। यहीं पर जब कौशाम्बी में जिस समय महात्मा बुद्ध हैं, उसी समय में ही प्रद्योत जो हैं, जो कौशाम्बी के राजा हुआ, माफ कीजिएगा, अवंती के जो राजा हुआ करते थे, आपको यहाँ कहीं पर अवंती प्रांत देखने को मिलेगा। इस जगह पर अवंती के एक राजा थे जिन्होंने इनको बुलाया था, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर अवंती है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा दूं क्योंकि एक ही जगह पर कई सारे कलर हो गए, ठीक। तो ये मान लेते हैं अवंती है, और इसको मैं एक सिंगल लाइन से इधर लिख देता हूं, अवंती। अवंती के एक राजा थे जिनका नाम था प्रद्योत, प्रद्योत बोला जाता है उनको। उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन काफी वृद्ध हो चले थे इस समय तक महात्मा बुद्ध जो हैं, तो इसलिए उन्होंने जाने से मतलब स्वीकार नहीं कर पाया, उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को जो है उनके पास भेजा था, अपने एक शिष्य को भेजा था, असमर्थता, जाने में असमर्थता के कारण, और उन शिष्य का नाम था महाकच्चायन। तो प्रद्योत को जो दीक्षा है वो महाकच्चायन ने दी है, महाकच्चायन। तो महाकच्चायन जो है इनको दीक्षा देने जाते हैं, क्योंकि ये नहीं जा पाए थे। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कौशाम्बी में सारी चीजें, कौशाम्बी से बुद्ध जो हैं वो और आगे की ओर मूव करते हैं, और वो चले आते हैं ब्रजपुरी में, जिसको बोला जाता है विरांजा, उस समय बोला जाता था। मथुरा आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कुछ नहीं सुना तो मथुरा जरूर सुना होगा। तो यहीं पर एक जगह है मथुरा, मथुरा, ठीक है, ये मान लेते हैं मथुरा है, ठीक है। 16 महाजनपदों में एक मथुरा भी है। तो ये जो मथुरा है, जिसको विरांजा कहा जा रहा है, विरांजा व्रज प्रदेश जो है, या विरांजा यहीं लिख देता हूं, विरांजा, ठीक है, विरांजा या व्रज प्रदेश, यहां पर वो मूव जाते हैं। यानी आप समझिए कि कौशाम्बी आए हैं और कौशाम्बी से फिर वो विरांजा की ओर मूव किए हैं। विरांजा की ओर मूव करने के पश्चात आप देखेंगे वहां पर कुछ समय उन्होंने बिताया है। अवंतीपुत्र वहां के शासक हैं। अवंतीपुत्र जो है उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं यहीं पर, अवंती पुत्र यहाँ के शासक हैं। तो अवंती पुत्र जो हैं वो इनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं और इनके वो बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। तो ये इस तरीके की पश्चिम की ओर यात्रा करने के पश्चात वो फिर से पूर्व की ओर लौटे, और राजगृह से पूर्व के हिस्से में एक जगह पड़ती है चंपा। राजगृह से पूर्व हिस्से में एक जगह पड़ती है आपकी चंपा। तो अब वो मथुरा से कहां आ गए? इधर चंपा की तरफ आ गए, ठीक है। यहां से फिर वो वापस कहां पे आ गए? चंपा की तरफ आ गए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, चंपा आ गए। चंपा से फिर वो श्रावस्ती की तरफ गए, ठीक है। चंपा से, ये चंपा जगह है, वहां से उन्होंने फिर ऐसे मूवमेंट लिया है, यहां कहीं पे आपको
श्रावस्ती जगह देखने को मिलेगी। इस जगह पर उत्तर प्रदेश में एक जगह मिलेगी श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो वो श्रावस्ती पहुंच गए। चंपा, चंपा के बाद श्रावस्ती। ठीक है, तो आपको मूवमेंट समझ में आ रहा है ना, मूवमेंट समझ में आ रहा है कैसे कैसे मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूं यहाँ पर। उर्वेला, बोध गया, बोध गया से फिर आप देख सकते हैं कि सारनाथ, सारनाथ से काशी, है ना, सारनाथ से काशी, काशी से फिर सारनाथ, और फिर आपको मालूम पड़ा कि उर्वेला आए, उर्वेला से वो राजगृह गए, राजगृह मैंने आपको दिखाया, ध्यान से रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं कि आपका कॉम्बिनेशन बना रहे। राजगृह से वो कपिल वस्तु की ओर जाते हैं, रास्ते में अनुप्रिय में भद्रिक और दूसरे जो शिष्य हैं उनको शिष्यता देते हैं, लेकिन निवास उनका राजगृह में रहता है। राजगृह से वो वैशाली की ओर जाते हैं, जहां पर वो बहुत सारे लोगों को दीक्षित शिक्षित करते हैं। ठीक है, वैशाली जो है आपको ये इलाका देखने को मिल गया था। क्लियर है, तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो कैसे जो है सुमसुमार गिरी की तरफ निकल जाते हैं। सुमसुमार गिरी से फिर आपको कौशाम्बी की तरफ आपको जाने को मिलता है। कौशाम्बी से फिर वो मथुरा जाते हैं, और मथुरा से आप देख रहे हैं कि ये चंपा की तरफ आते हैं, और चंपा से अब जा रहे हैं वो श्रावस्ती। तो ये पूरा क्रम मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। चंपा से अब कहाँ आ गए, वो श्रावस्ती आ गए। श्रावस्ती में काफी लंबा उन्होंने समय बिताया है, बहुत ज्यादा समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया है। यहीं पे अनाथ पिंडक नाम के एक व्यक्ति हैं, वो उनको जेतवन विहार देते हैं। यहीं काशी के एक राजा हैं जिनका नाम है प्रसेनजित, वो उनको पुब्बाराम विहार देते हैं। तो जेतवन विहार और पुब्बाराम विहार आपको यहीं पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप समझ जाइए कि काशी की जगह है, इसी श्रावस्ती के पास में। श्रावस्ती काशी की राजधानी के रूप में जानी जा रही है। काशी की राजधानी तो खैर वाराणसी है, माफ कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ प्रसेनजित जो है, प्रसेनजित, प्रसेनजित आपको एक विहार प्रदान करते हैं। प्रसेनजित बहुत ही फेमस राजा हैं, काशी के राजा हुआ करते थे, ये काशी राज्य इनके अंतर्गत हुआ करता था। तो उन्होंने पुब्बा राम विहार इनके लिए बनवाया था। कौन सा? पुब्बा राम विहार। तो इनको यहां से पुब्बा राम विहार मिला बुद्ध जी को। यहीं पर ही रहते हुए जब उन्होंने समय बिताया था, तो यहीं पे अनाथ पिंडक नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत ही धनी व्यापारी थे वो, तो उन्होंने इनको जेतराम विहार दिया था। जेतराम विहार, जेतराम विहार। तो जेतराम विहार है, पुब्बा राम विहार है, ये दो विहारों पे कभी यहां रहते थे, कभी यहां रहते थे श्रावस्ती निवास के दौरान। तो कभी जेतवन विहार रहते हैं और कभी पुब्बा राम विहार में रहते हैं, ऐसे रहते हैं। यहीं इसी दौरान ही वो आपको प्रसेनजित के शासन काल में ही एक डाकू मिलेगा, अंगुलीमाल, अंगुलीमाल डाकू मिलेगा। इस अंगुलीमाल डाकू को भी उन्होंने शिष्यता ग्रहण कराई है, और वो इनका शिष्य बन गया था। ठीक है, श्रावस्ती बहुत ही फेमस जगह रही इनके निवास, बहुत मतलब सबसे लंबा वर्षावन जो है उन्होंने यहीं पर बिताया है, सबसे ज्यादा समय उन्होंने यहीं पर बिताया, तकरीबन 25 वर्षावन उन्होंने यहीं पर बिताए हैं। श्रावस्ती से मल्लों की पावा जो वाला जो स्थान है वो वहां चले गए, तो आपको यहीं पर पावा देखने को मिलेगा। पावा, पावापुरी, ये पावा है। तो अब श्रावस्ती से, ये श्रावस्ती इलाका है, श्रावस्ती से वो नीचे पावापुरी की ओर आए हैं। ठीक है, पावा। तो पावा में ही आप देखेंगे एक एक व्यक्ति है जिनका ये आतिथ्य ग्रहण करते हैं, जिसका नाम है चुंद। चुंद नाम का एक लुहार है, चुंद नाम का लुहार है, जिनके यहाँ ये रहते हैं कुछ समय के लिए। और चुंद लुहार जो है उसकी आम्रवाटिका में निवास करते हैं, वहीं पर ये चुंद लुहार इनको भोजन कराते हैं, और कहते हैं कि भोजन में उन्होंने सूकर, कह सकते हैं कि सूकर पद्दव नाम का एक भोज्य पदार्थ दिया, जिसकी वजह से उस भोजन से इनको रक्त अतिसार हो गया, या रक्तातिसार। रक्तातिसार मतलब रक्त के साथ अतिसार नाम का रोग हो गया उनको, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी। और इसी पीड़ा की अवस्था में ही वो पावा से जो है मूव कर जाते हैं कुशीनारा के लिए। तो फिर उनकी यात्रा पावा से कहां चली गई? कुशीनारा चली गई। कुशीनारा कोई और जगह नहीं है, जिसको आजकल हम लोग कुशीनगर कहते हैं, वही कुशीनारा है। यहां कहीं पर आपको, इस जगह पर कहीं पर आपको बीच में यहां पर आपको कुशीनगर मिलेगा, कुशीनारा। ठीक है भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा,
इस पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत मतलब क्लियर विजन में देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी जगह सब एक ही जगह पर हैं, तो सब आपको लग रहा होगा कि सारी एक ही जगह है। अब वहीं एक ही जगह पर तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत बड़ा मैप नहीं कर सकता मैं। तो कुशीनारा ये है, ये इनकी अंतिम अवस्था आ गई यहीं पर। इसी कुशीनारा में वो पीड़ा के समय में मूव कर जाते हैं, और कुशीनारा में ही हिरण्यवती नदी है, हिरण्यवती हिरण्यवती नदी है। उसी हिरण्यवती नदी के किनारे वो एक शयनासन ग्रहण करते हैं, लेटे हुए हैं एक तरफ हिरण्यवती नदी के तट पर। मल्लों का यहाँ पर जगह है, मल्ल यहाँ पर रह रहे हैं, कुशीनगर के मल्ल जो है, कुशीनारा के जो मल्ल हैं वो यहाँ पर हैं। और यहीं पर शालवन में, शालवन विहार जो है, यहीं पर उन्होंने एक शयनासन ग्रहण किया है, जहां पर उन्होंने अंततः विश्राम किया। और अंततः विश्राम की इस वेला में मतलब वो परिनिर्वाण की तरफ जो है, वो महापरिनिर्वाण की तरफ जो है वो बढ़ गए। यहीं पर सुभद्र नाम का एक व्यक्ति है, जिसको उन्होंने एक उपदेश दिया है। यहीं पर उनका अंतिम उपदेश है, जो सुभद्र नाम के व्यक्ति को दिया गया। तो सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया है, और उस अंतिम उपदेश में उन्होंने यही कहा है कि जो भी सांघिक वस्तुएं हैं उनका विनाश हो जाता है, और मुक्ति की ओर खुशी मन से, प्रसन्न मन से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ये उनका अंतिम उपदेश सुभद्र नाम के व्यक्ति को रहा। उसके पश्चात जो है उनको उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो आपका कहाँ हो रहा है, महापरिनिर्वाण, ये आपका कहाँ हो रहा है, ये आपका कुशीनगर में हो रहा है। तो ये जो जगह मैंने आपको दिखाई तीन, एक तो ये मैंने आपको लिखा था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और जो चौथी घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कि इनकी मृत्यु की घटना है। और आपने देखा कि कुशीनगर में हुई है। कहाँ पे हुई, कुशीनगर। तो इनके जीवन की जो 4 प्रमुख घटनाएं हैं, उनके 4 प्रमुख स्थल भी आपने देख लिए, वो कहाँ कहाँ पर हैं। और ये ऑलमोस्ट आपको पूरा मैप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि भाई मैपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लोकेशंस आपको दिख जाती हैं, आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, निस्संदेह पढ़ी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भारत का जो नक्शा है उसका एक आउटर लाइन फिर से एक बार क्रिएट कर देता हूँ, जो कि आपको एक डिफरेंट लुक यहाँ पर प्रदान करेगा, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, ये, और नदियों को भी मैं इन्हीं कलर से बना देता हूँ। अब मैं उल्टी नदी बहा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि ऐसे नदी बही है। नदी ऐसे बही है, ये सिंधु नदी है, ऐसे करके इधर से आपकी ये सतलज नदी जा रही है, ये व्यास। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बना दे रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंटली आपको चीज़ें जो है वो समझ में आए। ये आपकी यहाँ कहीं से यमुना नदी है, ये आपकी ब्रह्म। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर चीजें आपको दिख गई, प्लेसेस आपको दिखाई देने लगेंगे आपको ठीक तरीके से। आप इसका रिवीजन करिएगा, बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखने की जरूरत है, अंत तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही में जाने से पहले आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि भाई 15 तारीख से ये बैच हमारा शुरू होने जा रहा है विद सब्जेक्ट। 10 तारीख से इसमें मतलब बैच शुरू हो जाएगा, एडमिशन ओपन है। 15 तारीख से विधिवत क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पहली क्लास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लूंगा, और शानदार तरीके की क्लासेस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की चलेंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। एडमिशन लेने के लिए आपको विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। शाम को 6 बजे बैच रहेगा। जाने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूं, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि आपके लिए जल्द ही मैं एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर। विपिन चंद्रा किताब आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सुबह 8 बजे ये प्रोग्राम आपको मिलने वाला है, सुबह 8 बजे। कब से मिलने वाला है इसके बारे में अभी जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन जल्द ही आपको ये प्रोग्राम मिलने वाला है सुबह 8 बजे। तो विपिन चंद्रा, मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का जो विपिन चंद्रा है उस वो वाली विपिन चंद्रा कवर कराई थी, और उसमें 13 चैप्टर हैं। वो एमसीक्यू बेस्ड विपिन चंद्रा थी जो कवर कराई थी। यहाँ पर मैं विपिन चंद्रा का स्वतंत्र भारत का या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है ये वाला टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये बुक परचेज कर सकते हैं, आपके पढ़ने के लिए हो जाएगी। नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है परचेज करने की,
आप स्टडी IQ की बुक परचेज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, जिसके बारे में हम जल्द ही जो है यूट्यूब पर क्लास लेकर के आएंगे। तो सुबह 8 बजे उठने की आदत डाल लो। सुबह 7 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है, सुबह 7 बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है जो कि मनीष सर ले रहे हैं वर्तमान समय में। क्या नाम है आपका, न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसमें आपको इंडियन एक्सप्रेस जो है, इंडियन एक्सप्रेस, ये पूरा का पूरा अखबार की जो डेली खबर होती है उसको डिटेल करते हैं। उसी के तुरंत बाद आपको ये 8 बजे लेक्चर मिलेगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि आपको इस लेक्चर की PDF यहाँ इस टेलीग्राम से जुड़ करके मिल जाएगी। टेलीग्राम में या तो आप इस लिंक के माध्यम से शेयर करें, या टेलीग्राम में जस्ट ये नाम शेयर जो है वो सर्च करिएगा, virad.dube, तब भी आपको टेलीग्राम में ये मिल जाएगा। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों में मैं इसी नाम से आपको मिल जाऊंगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी है अगर आपकी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मुलाकात होगी आपसे अगले सत्र में, अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।